हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो वैसे तो हम जो हमारे करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, एक या दो टॉपिक के विषय में। और उसके साथ जो हमारे टॉपिक छूट जाते हैं, जो वन लाइनर टाइप कुछ करंट के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उनको हम एक साथ कंपाइल करके पढ़ते रहेंगे बीच बीच में। तो इसीलिए जो 15 दिनों का, यानी फरवरी के जो 15 दिनों का करंट अफेयर्स है, जो टॉपिक हमारे छूट गए थे, जो करंट टॉपिक्स के अंतर्गत डिस्कस नहीं हुए हैं, तो उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के विषय में। और फिर दिन सेकंड वीडियो में, ये पार्ट 1 है, और जब लास्ट फरवरी में जो बचे हुए दिन के जो करंट अफेयर्स होंगे, फिर हम उनको एक साथ कंपाइल करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डेली शेड्यूल में, और उसके साथ ही साथ बचे हुए टॉपिक्स हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और जिसमें सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है उद्यानोत्सव। तो ये कोई उत्सव नहीं है, ये अभी रिसेंटली की न्यूज़ है, यानी ये उत्सव स्टार्ट होना है। उत्सव का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति भवन है, यानी जहाँ हमारे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, तो उन्हीं के, यानी राष्ट्रपति भवन के पास ही मुगल गार्डन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन के अंदर ही मुगल गार्डन बना हुआ है, जिसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है हर साल, जिससे कि पब्लिक उसको देख सके, उसकी सुंदरता को देख सके। तो इसे नाम दिया गया है मुगल गार्डन, यानी मुगल गार्डन के नाम से एक गार्डन बना हुआ है काफ़ी बड़ा, जो कि पर्सियन चारबाग शैली में बना हुआ है। पर्सियन चारबाग स्टाइल में ये मुगल गार्डन बना हुआ है, जो हर वर्ष पब्लिक के लिए खोला जाता है इसी सीजन में, जो कि इस बार खुला रहेगा 13 फरवरी से 21 मार्च। 13 फरवरी से 21 मार्च के बीच ये जो मुगल गार्डन है पब्लिक के लिए खोला जाएगा, जो राष्ट्रपति भवन परिसर में आता है। तो इसी को एक नाम दिया गया है उद्यानोत्सव। तो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और जो मुगल गार्डन है वो 15 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, यानी काफ़ी बड़ा ये गार्डन है। और साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार की जो पुष्पों की प्रजातियां हैं, यानी फूलों की विभिन्न प्रकार के फूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस मुगल गार्डन में। और इसे चारबाग स्टाइल में बनाया गया है। हमने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर हुमायूं टॉम्ब के बारे में। तो हुमायूं टॉम्ब में ही सबसे पहली बार चारबाग शैली का प्रयोग हुआ था, और ये मुगल काल की शैली है, यानी जो मुगल शासक थे वो इस शैली से जो अपनी इमारतें हैं उनका निर्माण कराया करते थे, कि इमारत के साथ में बाग को ही उसमें साथ में जोड़ देना, ये चारबाग स्टाइल के अंतर्गत आता है। तो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। तो आपको नाम याद रखना है उद्यानोत्सव, जो कि 13 फरवरी से 21 मार्च के बीच चलने वाला है, जो पब्लिक के लिए खुला रहेगा। और इस जो गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, उसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। अब अगली न्यूज़ देखते हैं, जो कि है मिशन होप। तो ये मिशन होप क्या है? तो ये मिशन होप ये बेसिकली यूएई का एक मिशन है, जो कि मार्स की कक्षा में पहुंचने वाला 5वां देश बना है अभी यूएई। यानी यूएई ने जापान की मदद से मार्स के लिए, यानी मंगल ग्रह के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच चुका है इस समय यूएई, जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर मिशन होप के नाम से। और अगर बात करें हम यूएई में इसका जो नाम है, तो इस मिशन को नाम दिया गया है अल अमाल। तो अल अमाल भी इस मिशन का नाम है, और इंटरनेशनल लेवल में इसकी पहचान के लिए इसे मिशन होप के नाम से जाना जाएगा, यानी मिशन होप का नाम दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। तो जापान की हेल्प से यूएई ने मार्स की कक्षा में ये सैटेलाइट भेजा था मिशन होप के नाम से, और यूएई 5वां देश बन गया है मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला। और पहले भी कई देश पहुंच चुके हैं। और बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया भी मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने में सफल रहा है, जब उसने अपने मंगल मिशन को, यानी मिशन मंगल को लॉन्च किया था। और उस पर एक मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, तो आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। और आप अच्छी तरीके से उसमें समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमारे जो मिशन मंगल को किस प्रकार से भेजा गया वहाँ पर मंगल ग्रह पर। तो ये मिशन होप मंगल ग्रह से रिलेटेड है, और ये यूएई का मिशन है, ये आपको बात याद रखनी है। बढ़ते हैं चलिए अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर डिक्सोनिया। तो डिक्सोनिया अभी काफ़ी चर्चा में है। तो ये क्या है? तो अभी भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर हैं, यानी भीमबेटका की गुफाएं, इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यूनेस्को के द्वारा ये शामिल है भीमबेटका की गुफाएं।
और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि काफ़ी सारे रॉक शेल्टर हैं वहाँ पर, यानी जो पत्थर की कई सारी चट्टानें वहाँ पर हैं, भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका इसका नाम पड़ा था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव आए थे और पांडव में ही एक थे भीम, तो इसीलिए उनके नाम पर इस स्थान का नाम भीमबेटका दिया गया। रॉक शेल्टर, यहाँ पर पूरा पाषाण काल के जो शैल चित्र हैं वो मिले हुए थे, इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। तो क्या हुआ यहाँ पर रिसेंटली, तो ये है एमपी के अंदर है भीमबेटका गुफाएं, रायसेन जिले में भीमबेटका रॉक शेल्टर। तो एमपी, यहीं पर क्या मिला है, एक दुर्लभ जीवाश्म मिला है जिसको नाम दिया गया है डिक्सोनिया, यानी डिक्सोनिया नाम का ये दुर्लभ जीवाश्म है। पहले ये अन्य कंट्रीज़ में पाया जा चुका है, दुर्लभ इसका जीवाश्म पाया गया है। ये एक जीव हुआ करता था, डिक्सोनिया एक जीव हुआ करता था। आज से 570 मिलियन वर्ष पहले ये एक जीव हुआ करता था डिक्सोनिया, जिसका एक जीवाश्म मिला है कहाँ, भीमबेटका रॉक शेल्टर यानी भीमबेटका में इसका एक जीवाश्म मिला है, फॉसिल्स मिला है, जो दुनिया का सबसे दुर्लभ जीवाश्म से माना जा रहा है क्योंकि 570 मिलियन वर्ष पहले इस जीव का अस्तित्व था। और ये एक विलुप्त जीनस है, यानी ये विलुप्त हो चुका है, अब ऐसा कोई भी जीव नहीं है। और ये पहले हुआ करता था, यानी बहुत समय पहले 570 मिलियन वर्ष पहले ये जीव हुआ करता था। तो उसी का जीवाश्म मिला है जो कि 17 इंच लंबा है। देखिए अन्य कंट्रीज़ में जो इसका जीवाश्म पहले भी जो पाया गया है तो उसकी लंबाई कम पाई गई है, लेकिन ये जो भारत में यानी भीमबेटका में जो जीवाश्म पाया गया है डिक्सोनिया जीव का, तो ये 17 इंच लंबा जीवाश्म है, फॉसिल्स है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, करंट से रिलेटेड ही ये सभी न्यूज़ है, फरवरी मंथ की ही ये सभी करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं। अब बात आती है अगला टॉपिक जो कि है स्यूडो सैटेलाइट। तो स्यूडो सैटेलाइट क्या है, तो स्यूडो सैटेलाइट एक सैटेलाइट है जिसका निर्माण किया गया है HAL के द्वारा। HAL जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी है HAL जिसके द्वारा इस स्यूडो सैटेलाइट का निर्माण किया जा रहा है। अब ये क्या करेगी, यानी इसमें क्या खास है, तो ये सैटेलाइट जो अन्य सैटेलाइट्स होती हैं उनको पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और वो उसी प्रकार से वहाँ पर परिक्रमा करती रहती हैं। और जो जानकारियाँ होती हैं मौसम से रिलेटेड है ये, और संचार की जो सैटेलाइट्स होती हैं ये सभी वहाँ से कार्य करती रहती हैं। लेकिन ये जो सैटेलाइट है इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित नहीं किया जाएगा, ये इन्वायरमेंट के अंदर ही रहेगी, यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके अंदर रहकर ही ये कार्य करेगी, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर इसको हाई एल्टीट्यूड में स्थापित किया जाएगा, यानी ऊंचे स्थान से ही ये सभी जो चीज़ों की जानकारी है उससे जानकारी प्राप्त की जाएगी, यानी इन्वायरमेंट के अंदर रहकर ही हाई एल्टीट्यूड से जानकारी प्राप्त करने। इसीलिए ये जो स्यूडो सैटेलाइट्स है ये काफ़ी खास है और इसका निर्माण किया जाएगा किसके द्वारा, यानी निर्माण किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, स्यूडो सैटेलाइट किसके द्वारा बनाई जा रही है और ये इन्वायरमेंट के अंदर ही रहकर कार्य करेगी, इसलिए ये काफ़ी स्पेशल भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है यहाँ पर एक 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है अभी करंट में। तो ये कहाँ घोषित किया गया है, तो इस टाइगर रिजर्व का नाम है श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई, और ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। तो देखिए टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, एक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है टाइगर रिजर्व, जहाँ पर जो टाइगर संख्या है काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर टाइगर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, इनमें भी संरक्षण किया जाता है, लेकिन इनमें सभी प्रकार के जीव शामिल होते हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेशल जीव का अगर हमको संरक्षण करना है तो उसके लिए फिर अलग से बनाए जाते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट 1972 के लगभग आया था ये जो प्रोजेक्ट था। तो उसके अंतर्गत फिर टाइगर रिजर्व बनाए गए, फिर एलिफेंट रिजर्व भी बनाए गए। तो उसमें अलग अलग स्थान को, यानी ये नेशनल पार्क का ही स्थान होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का ही स्थान होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, एलिफेंट रिजर्व घोषित किया जाता है, जिससे उनके अच्छे तरीके से संरक्षण किया जा सके टाइगर का और एलिफेंट का। तो अभी तक 50 टाइगर रिजर्व थे हमारी कंट्री में, लेकिन ये अभी 51 यानी 51वां टाइगर रिजर्व बना है श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई, जो कि तमिलनाडु
का टाइगर रिजर्व है और तमिलनाडु में अब 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं इस समय। और टाइगर रिजर्व के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने इन्वायरमेंट वाली क्लास में। वैसे तो हमने एक शॉर्ट वीडियो इसमें बनाया भी है जो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड, जिसमें सभी के बारे में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है और अन्य जो पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व और उन सभी में क्या डिफरेंस होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उन सभी के बारे में आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल में, जो कि ऑलरेडी अपलोड है। तो ये आपको याद रखना है केवल इस टाइगर रिजर्व का नाम और किस स्टेट में ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है सलमा व शहतूत बांध। देखिए नाम से आपको लग रहे होंगे कि ये जो डैम है ये इंडिया के ही डैम है, और अगर कंट्री आपसे पूछा जाता है आप वहाँ पर इंडिया टिक कर देंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। तो ये जो डैम है यानी सलमा और शहतूत बांध, ये दोनों डैम है कहाँ के, अफ़गानिस्तान के। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमको क्या पूरे वर्ल्ड के यानी पूरे विश्व के बांध याद करने पड़ेंगे क्या, कि ये अफ़गानिस्तान का बांध आप क्यों बता रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि इसमें इंडिया का सहयोग है, यानी भारत द्वारा ही ये जो डैम है वो निर्मित किए गए हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। जैसे जो चाबहार बंदरगाह था ईरान में, तो काफ़ी बार क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो नाम से भी आपको लग रहा होगा कि भारत में है, लेकिन ये ईरान में है। चाबहार जो बंदरगाह है वो ईरान में स्थित है और भारत के सपोर्ट से बनाया जा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सलमा और शहतूत बांध। तो सलमा जो बांध है ये पहले ही बनाया गया है, भारत द्वारा निर्मित, यानी इसका निर्माण हो चुका है। और ये जो शहतूत बांध है इसका निर्माण किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, यानी एक समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, और काफ़ी अच्छे रिलेशन है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, क्योंकि इंडिया ने जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी अफ़गानिस्तान के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ के ग्राउंड यानी इंडिया के ग्राउंड को ही उनका होम ग्राउंड घोषित किया कि आप आइए यहाँ पर प्रैक्टिस करिए और अपने जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव कीजिए। तो इसीलिए जो शहतूत बांध है इसका निर्माण भी इंडिया के सपोर्ट से ही किया जाएगा अफ़गानिस्तान में। तो इसके लिए अभी रिसेंटली समझौता हुआ है और सलमा बांध ऑलरेडी बनाया जा चुका है अफ़गानिस्तान में, और ये भारत द्वारा ही निर्मित है, यानी भारत ने ही पूरी तरीके से इसके निर्माण में वहाँ पर सहायता की है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, दोनों डैम के बारे में आपको अच्छी तरीके से लर्न रखना है। चलिए देखते हैं फिर अगला टॉपिक है यहाँ पर हमारा आयशा अजीज़। तो आयशा अजीज़ कौन है, तो ये इमिनेंट पर्सनालिटीज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट में व्यक्ति होते हैं, कुछ उन्होंने खास किया होता है, इसीलिए उनको इस लिस्ट में रखा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आयशा अजीज इस समय न्यूज़ में, तो ये कौन है, तो ये बन गई हैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। याद रखना है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। और ये कितने वर्ष में पायलट बन गई हैं, तो ये 25 ईयर, यानी इनकी जो एज है 25 ईयर है, और ये अब पायलट बन गई हैं। और ये बिलोंग करती हैं कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं, या हम कह दें अलग अलग अगर बात करें तो ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं आयशा अजीज, जो कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है ये भी। और 25 साल की उम्र में ये पायलट के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। तो आयशा अजीज के बारे में आपको याद रखना है, ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं और 25 ईयर में ये पायलट बन गई हैं और भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। अगली न्यूज़ है हमारी प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव क्या है, तो ये दोनों योजनाएं हैं। तो ये किस स्टेट की योजनाएं हैं ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये असम स्टेट की योजनाएं हैं। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव यानी स्टूडेंट से रिलेटेड ये योजनाएं हैं जो असम सरकार के द्वारा घोषित की गई हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे पिछले टॉपिक्स थे उनके बारे में। वैसे तो जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपने करंट टॉपिक्स वाले वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन यहाँ पर उन टॉपिक्स का कर लेते हैं। तो जो फरवरी मंथ के हमारे टॉपिक हैं उनमें था जायद पुरस्कार। तो ये यूएई का पुरस्कार था जो इस वर्ष दिया गया है एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ा इब्रजियाटन को।
ये जो जायद पुरस्कार है ये दिया गया है। इसके बारे में डिटेल वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, तो वहाँ पर आप इनसे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको केवल और केवल शार्ट में सभी चीज़ों का रिवीजन यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। तो ये जायद पुरस्कार हो गया। उसके बाद जो कलिवली आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड्स है, इसको अब पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया गया है, यानी इस वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? और ये स्थित है तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में स्थित है कलिवली वेटलैंड। और बात की जाए पोषण उद्यान, पोषण उद्यान इसकी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। और कोविड मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो कोविड मेमोरियल बनाया जाएगा असम में। तो कोविड-19 के दौरान जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए, यानी कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उन सभी की को श्रद्धांजलि देने के लिए कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा में इस वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। और भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा लद्दाख में। तो लद्दाख में अभी जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा ONGC के द्वारा। तो ये भी रिसेंटली न्यूज है, डिटेल में हमने इसके बारे में वीडियोस बना दिया है पहले ही। और दुनिया का पहला यानी फर्स्ट एनर्जी आइलैंड कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा डेनमार्क में। तो ये हमारे कुछ पिछले टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने अपने करंट टॉपिक्स में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। ये सभी फरवरी मंथ के ही टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक हो गए जिनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। और अन्य जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स थे, वन लाइनर टाइप जो हमारे टॉपिक्स थे, सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और इसके सेकंड पार्ट में यानी लास्ट फरवरी में फिर जो अन्य बचे हुए टॉपिक्स होंगे उनके बारे में भी हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और वैसे जो हमारे टॉपिक हैं वो तो चल ही रहे हैं, यानी करंट टॉपिक्स जो हमारे होते हैं उनके बारे में एक या दो टॉपिक के विषय में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ हमारी वो सीरीज़ भी चल रही है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाली है, जिसमें हम जो केव है और मुग़ल काल की जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी 10 साइट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम जो भारत के टेम्पल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड वीडियोज हमने पहले भी बना दिया है, जो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली क्या होती है, क्योंकि उससे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। और जब हम समझ जाएंगे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तो फिर हमको समझने में काफ़ी आराम रहेगी। जो हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल जो हमारे टेम्पल्स हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।